नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर, जिसमें हम लोग लेकर आते हैं क्रिप्टो बाजार की तमाम खबरें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में पिछले 24 घंटे में और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो आज क्रिप्टो मार्केट में मूड बहुत साफ नहीं है। बिटकॉइन अभी करीब $64,852 के आसपास है। दिन में ये $65,012 तक गया था। वहीं नीचे की तरफ अगर देखें तो ये $63,742 तक भी फिसला था। यहाँ पर इथेरियम करीब $1,625, सोलाना करीब $78 और XRP करीब $1.06 के आसपास है। यानी बिटकॉइन ने $65,000 को छूने की कोशिश की, लेकिन अभी मार्केट में साफ कन्विक्शन इसका नहीं दिख रहा है। कॉइन डेस्क के मुताबिक मार्केट दो बड़ी फोर्सेस के बीच फंसा हुआ है। पहली फोर्स है ऑयल। ब्रेंट क्रूड लगभग 4% चढ़कर आज $91 प्रति बैरल से ऊपर गया है, क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से एनर्जी सप्लाई और इन्फ्लेशन को लेकर डर जो है वो बढ़ा है। जब ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन का डर लौटता है और रेट कट की उम्मीद जो होती है वो कमजोर हो जाती है। क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी फोर्स है एआई का सेल ऑफ। चाइना के मून शॉट एआई के किमी मॉडल ने चिप और एआई स्टॉक्स को झटका दिया था, जिसका असर अभी भी टेक्नोलॉजी शेयर्स पर दिख रहा है। बिटकॉइन पिछले कुछ सेशंस में एआई और चिप स्टॉक्स के साथ चल रहा था, इसलिए वहां कमजोरी आई तो क्रिप्टो भी दबाव में रहा है। अब इसके असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन के लिए $65,000 अब फिर से अहम रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस जो होगा वो लौट सकता है, लेकिन अगर ऑयल ऊपर जाता है और एआई स्टॉक्स कमजोर रहे तो बिटकॉइन फिर से $63,000 से $64,000 के जोन में दबा रह सकता है। इंडियन ट्रेडर्स सिर्फ बिटकॉइन चार्ट यहां पर ना देखें, ऑयल प्राइस, नैस्डैक फ्यूचर्स, एआई स्टॉक्स और मिडिल ईस्ट हेडलाइंस भी यहां पर ट्रैक करें। $65,000 के ऊपर क्लोजिंग आए तो ट्रेड मजबूत होगा। 63,700 से $64,000 टूटे तो वीकनेस यहां पर बढ़ सकती है। ऑल्ट कॉइन्स में यहां पर लिवरेज कम ही रखें। अब चलते हैं कोरिया। आज साउथ कोरिया से डिजिटल करेंसी की एक बड़ी खबर आई है। बैंक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया का सेंट्रल बैंक सितंबर में अपने सीबीडीसी पायलट का दूसरा फेज शुरू करने जा रहा है। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में समझें तो ये सेंट्रल बैंक द्वारा जारी डिजिटल मनी होती है, जैसे डिजिटल वॉन, डिजिटल रुपी या डिजिटल यूरो। कॉइन डेस्क के मुताबिक इस लाइव ट्रांजैक्शन टेस्टिंग में 9 बड़े बैंक्स शामिल होंगे। इनमें साउथ कोरिया के बड़े बैंकिंग ग्रुप्स भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ कोरिया इंफ्रा देगा, जबकि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स डिपॉजिट टोकन्स इशू और मैनेज करेंगे। डिपॉजिट टोकन को आसान भाषा में बैंक डिपॉजिट का डिजिटल टोकनाइज्ड फॉर्म यहां पर समझिए। साउथ कोरिया का लक्ष्य है कि वॉन यानी कि कोरियन करेंसी को किसी भी समय और किसी भी जगह फ्रीली ट्रांसफर और ट्रेड किया जा सके। ये स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी की ग्लोबल रेस में एक बड़ा कदम है। इसके असर की अगर बात करें तो ये खबर स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी के बीच कंपटीशन को दिखाता है। साउथ कोरियन बैंक्स वॉन बैक्ड स्टेबल कॉइन इंफ्रा भी बना रहे हैं और सेंट्रल बैंक सीबीडीसी भी आगे बढ़ा रहा है। यानी फ्यूचर पेमेंट्स में प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी दोनों साथ साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। कॉइनडेस्क के अनुसार दुनिया में बहुत कम कंट्रीज ने सीबीडीसी ऑफिशियली लॉन्च किया है, लेकिन 41 कंट्रीज टेस्टिंग स्टेज में भी हैं। अब इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर क्या करना चाहिए तो इसको भी समझिए। तो वो सीबीडीसी को क्रिप्टो कॉइन ना समझे। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक मनी है, बिटकॉइन नहीं है, लेकिन इसका असर क्रिप्टो पर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स और बैंक्स ब्लॉकचेन रेल्स पर पेमेंट लाना चाहते हैं। स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी दोनों थीम्स पर आप नजर रखें। इंडिया के डिजिटल रुपी और FIU कंप्लायंस आगे और इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। वहीं आज स्टेबल कॉइन अडॉप्टेशन से बहुत प्रैक्टिकल खबर आई है। जापान की लॉजिस्टिक्स कंपनी AZCOM मरुआ होल्डिंग्स, जो अमेजॉन जापान के लिए डिलीवरी सर्विसेज देती है, अब अपने बिजनेस पार्टनर्स को येन स्टेबल कॉइन JPYC के जरिए पेमेंट करने की योजना बना रही है। कॉइनडेस्क के मुताबिक कंपनी करीब 2300 पार्टनर्स, जिनमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स शामिल हैं, को JPYC से पेमेंट करना चाहती है। JPYC जापान का रेगुलेटेड येन पेग्ड स्टेबल कॉइन है। येन पेग्ड का मतलब इसकी वैल्यू जापानीज येन से जुड़ी होती है। कॉइनडेस्क ने लिखा है कि JPYC 1:1 येन डिपॉजिट्स और जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड से बैक्ड है। इसका ऑन चेन सर्कुलेशन 2 बिलियन येन से ऊपर जा चुका है। ये जापान में स्टेबल कॉइन का पहला बड़ा कॉर्पोरेट यूज केस माना जा रहा है। ये सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग की खबर नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड सैलरी, वेंडर पेमेंट्स और कैश फ्लो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की कोशिश भी है।
ये खबर स्टेबल कॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव अडॉप्टेशन सिग्नल भी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टेबल कॉइन अब सिर्फ यूएसडीटी ट्रेडिंग पेयर नहीं रहा है। अब कंपनीज फास्टर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर सेटलमेंट और कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स देख रही है। जापान में लॉसन कन्वीनियंस स्टोर भी जेपीवाईसी पेमेंट पायलट करने वाला है, इसलिए कंज्यूमर और बिजनेस दोनों साइड पर एडॉप्टेशन यहां पर दिख रहा है। इंडियन ट्रेडर्स को स्टेबल कॉइन को यहाँ पर सिर्फ यूएसडीटी खरीदो और ट्रेड करो तक सीमित ना उनको यहाँ पर समझना नहीं चाहिए, बल्कि और फ्यूचर में रुपी बैक्ड या रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स पेमेंट्स में इस्तेमाल ये हो सकते हैं, लेकिन हर स्टेबल कॉइन सेम नहीं होता। बैकिंग, इशूअर, रेगुलेशन और रिडेम्पशन यानी कैश में बदलने की सुविधा भी यहाँ पर इसको ज़रूर समझें। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हाइपर लिक्विड अब प्रेडिक्शन मार्केट्स में उतरने की तैयारी कर रहा है। HIP-4 अपग्रेड के जरिए कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर प्रेडिक्शन मार्केट बना सकेगा। लोग ब्याज दरों, चुनाव, खेल या किसी दूसरी घटना के नतीजे पर पैसा लगा सकेंगे। फिलहाल ऐसे बाजार वैलिडेटर्स के नियंत्रण में हैं, लेकिन नई व्यवस्था परमिशन लेस होगी। हालांकि मार्केट बनाने के लिए वैलिडेटर अप्रूव्ड टेम्पलेट जरूरी होगा। ये सुविधा पहले टेस्ट नेट पर और बाद में मेन नेट पर शुरू की जाएगी। मार्केट बनाने वाले व्यक्ति को 5 लाख हाइप टोकन स्टेक भी करने होंगे। गलत मार्केट बनाने या नतीजा तय करने पर यह स्टेक काटा जा सकता है। बदले में क्रिएटर को ट्रेडिंग फीस से होने वाली कमाई का 50% तक हिस्सा मिल सकता है। इस घोषणा के बाद हाइप टोकन में करीब 1% की तेजी भी देखने को मिली है। हाइपर लिक्विड का ये कदम पॉलीमार्केट और कैल्शी जैसे बड़े प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म को सीधी चुनौती भी दे सकता है। इसके असर को अगर समझें तो प्रेडिक्शन मार्केट्स क्रिप्टो का तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है। हाइपर लिक्विड अगर इसे परमिशन लेस बनाता है तो नए मार्केट्स तेजी से बना सकते हैं, लेकिन इससे क्वालिटी रिस्क भी आएगा। गलत क्वेश्चन, अनक्लियर सेटलमेंट या मैनिपुलेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए वैलिडेटर, गवर्नेंस और स्टेक स्लैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर होंगे। इंडियन ट्रेडर्स प्रेडिक्शन मार्केट को सिंपल क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसा बिल्कुल भी ना समझें। यहाँ प्राइस रिस्क के साथ इवेंट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क भी होता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं तो पहले समझें कि क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, सेटलमेंट कौन करेगा और प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड है या नहीं। सिर्फ हाइप देखकर ट्रेड ना करें। वहीं क्रॉस चेन प्रोटोकॉल ऑल ब्रिज कोर ने $16.5 लाख की साइबर चोरी के बाद अपनी सेवाएं अस्थायी रूप के लिए रोक दी हैं। यह हमला सोलाना नेटवर्क पर मौजूद उसके लिक्विडिटी पूल्स पर हुआ था। हमलावर ने कामिनो प्लेटफॉर्म से करीब $11.2 लाख का फ्लैश लोन लिया। फ्लैश लोन ऐसा कर्ज होता है जिसे एक ही ट्रांजैक्शन के भीतर लेना और वापस करना होता है। हमलावर ने इस रकम को USDC और USDT की तेज खरीद बिक्री पर पूल में दोनों स्टेबल कॉइन्स का अनुपात बिगाड़ दिया। इसके बाद उसने गलत कीमत का फायदा उठाकर ज्यादा रकम निकाली। चोरी किए गए क्रिप्टो एसेट्स को बाद में इथेरियम नेटवर्क के कई वॉलेट्स में भेज दिया गया। ऑल ब्रिज ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को प्रभावित पूल से पैसा निकालने की सलाह भी दी है। कंपनी ने गलत कीमत का फायदा उठाने वाले ट्रेडर्स से रकम वापस करने की अपील भी की है और इससे पहले 2023 में भी ऑल ब्रिज पर ऐसा हमला हो चुका है। इसके असर की अगर बात करें तो ये डीफाई इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वार्निंग भी है। ब्रिज प्रोटोकॉल्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क के साथ लिक्विडिटी पूल मैनिपुलेशन रिस्क भी होता है। स्टेबल कॉइन पूल सेफ दिख सकता है, लेकिन अगर पूल रेशियो मैनिपुलेट हो जाए तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को नुकसान भी यहां पर हो सकता है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर यह समझना जरूरी है कि डिफाई में हाई यील्ड देखकर वो पैसा बिल्कुल भी ना डालें। ब्रिज, लिक्विडिटी पूल और फार्मिंग प्रोडक्ट्स में प्रोटोकॉल रिस्क बहुत रियल है। अगर आप डिफाई यूज करते हैं तो छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। ऑडिट हिस्ट्री देखें, TVL और पास्ट हैक्स देखें। लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स को अननोन पूल्स में ना रखें। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।